हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे भी हम बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी वे में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्सक्रीशन इज समथिंग विच वी आर एलिमिनेटिंग फ्रॉम आवर बॉडी टू द आउटसाइड। हम किसी चीज़ को अपने बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सिक्रीशन है कोई चीज़ हमारे बॉडी में बन रहे हैं और हमारे बॉडी में ही उनका रिलीज हो रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में उनका प्रोसेस भी हो रहा है और वो हमारे बॉडी में ही रिलीज हो रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन इज एक्सक्रीशन substances which are eliminated टू द आउटसाइड, बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्रीशन। सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स which are produced inside our body। हमारे बॉडी में ही उनका प्रोडक्शन होता है, inside our body, and released inside our body itself। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का रिमूवल होना, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को ही हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। मेनली केमिकल वेस्ट नाइट्रोजीनियस फॉर्म में होता है। मेनली केमिकल वेस्ट किस फॉर्म में होता है? नाइट्रोजीनियस फॉर्म में। इसका मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब इसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में तीन तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट पाए जाते हैं। वो हो गए, सबसे पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। ये तीन तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। किस तरह के वेस्ट है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब इसमें नाइट्रोजन रहते हैं या फिर वेस्ट। ठीक है, तो तीन तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या हो गए? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रिलीज होने के लिए। लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी चाहिए रिलीज होने के लिए यूरिक एसिड को। सबसे लीस्ट वाटर किसको चाहिए? यूरिक एसिड को। ठीक है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन है, तो अमोनिया सबसे मोस्ट टॉक्सिक। ठीक है, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम हार्मफुल है यूरिक एसिड। तो ये हो गया लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, अमोनिया अच्छा खासा सॉल्यूबल है पानी में। तो अमोनिया लॉजिकली कहाँ रिलीज होने देख सकते हैं हम इसको? ये सबसे ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल्स, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक हो गए मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये अमोनिया बाहर निकालते हैं एज अ वेस्ट। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल हो गए एक्वाटिक एनिमल्स। क्योंकि अमोनिया बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व होता है पानी में, तो एक्वाटिक एनिमल्स अच्छे से अमोनिया निकाल सकते हैं क्योंकि
उनके अगल बगल पानी का काफ़ी अबेंडेंस होता है। नेक्स्ट यूरिया, यूरिया कौन निकालता है? जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिबिट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लैंड, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब कि लैंड में रहना, जैसे हम मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? यूरिया, मैमल्स यानी हम। तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कौन कौन निकालता है? एग्जाम्पल हो गए रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, एंड तीसरे सम इंसेक्ट्स, कुछ कुछ इंसेक्ट्स भी क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड, सम इंसेक्ट्स। ठीक है, तो अमोनिया कौन निकालेगा? एक्वाटिक एनिमल्स। यूरिक एसिड कौन कौन निकालेंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ कुछ इंसेक्ट्स। यूरिया कौन निकालेगा? मैमल्स यानी हम हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए रिलीज होने के लिए? अमोनिया। सबसे कम पानी किसको चाहिए रिलीज होने के लिए? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब भी रिलीज होता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट के फॉर्म में ये रिलीज होता है। इट गेट्स रिलीज्ड in the form of paste. ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में दो तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, एक हो गए प्राइमरी या फिर मेन, मेन या फिर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन या प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन से? किडनीज। किडनीज हमारे बॉडी के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। हमारे बॉडी में एसेसरी या फिर सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं। एसेसरी या सेकेंडरी किसको कहते हैं हम लोग? जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में स्किन, लिवर और लंग्स एज एन एक्सेसरी या फिर सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसा काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? किडनीज। किडनीज मेन या फिर प्राइमरी जिसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, किडनीज सबसे प्राइमरी या फिर मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। किडनीज पेयर में होते हैं, पेयर यानी दो किडनीज होते हैं हमारे बॉडी में, ये पेयर में होते हैं। किडनीज आर फाउंड इन पेयर, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज। हमारे बॉडी में दो किडनी है। नेक्स्ट, ये किस शेप के होते हैं? ये होते हैं बीन शेप के, इस तरह से। ये बीन शेप के होते हैं, इस तरह से। ये बीन शेप के होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज है, ये बीन शेप के होते हैं। नेक्स्ट, अब है एसेसरी ऑर्गन्स या फिर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स, मतलब एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो स्किन, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसा काम करता है। ये क्या क्या निकालता है? ये NaCl निकालेगा। ये सबसे पहले NaCl निकालता है, किसी भी तरह का सॉल्ट्स या आयंस या स्किन निकाल सकता है। दूसरा, ये निकालता है स्वेट। ये हमारे बॉडी से स्वेट, स्वेट भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है। कौन निकालता है? स्किन। तो ये निकालेगा स्वेट। स्वेट किस ग्लैंड से निकलता है? किस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है? ये है स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट, जितने भी ऑयली सिक्रीशंस, कभी कभी हमारे स्किन या फिर हमारा बॉडी ऑयली हो जाता है। ठीक है, तो ऑयली सिक्रीशंस, ऑयली सिक्रीशंस या फिर सीबम, जिसको हम लोग सीबम भी कहते हैं, सीबम, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सेबेशियस ग्लैंड। तो स्किन क्या क्या प्रोड्यूस करता है? NaCl या फिर सॉल्ट्स, किसी भी तरह का सॉल्ट्स, स्वेट करता है। ठीक है, ऑयली सिक्रीशन, ये तीन स्किन निकालता है। लिवर, लिवर क्या क्या एक्सक्रीट आउट करता है? लिवर बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट आउट करता है। क्या करता है? बाइल पिगमेंट्स को, बाइल पिगमेंट्स। तो दो तरह के बाइल पिगमेंट्स जो लिवर एक्सक्रीट आउट करता है वो हो गए बिलीरुबिन,
रूबिन एंड दूसरा हो गया बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन दो तरह के बाइल पिगमेंट्स जो लिवर एक्सक्रीट आउट करता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, लंग्स क्या करता है, लंग्स CO2 को निकालता है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन यानी खाना को तोड़ना ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके और एनर्जी बनाना। और जब ऑक्सीजन सारा यूटिलाइज हो जाता है तो कौन सा गैस बनता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में नहीं रख सकते हम, उसको एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है। तो लंग्स क्या करता है कि CO2 को बाहर निकालता है, CO2 निकालता है। ठीक है, दूसरा वाटर वेपर जिसको हम लोग भाप कहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर भी कौन निकालता है, लंग्स, वाटर वेपर। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज। सबसे पहले किडनीज मेन ऑर्गन हो गए, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए। एक्सेसरी में आ गया स्किन, लिवर और लंग्स। स्किन क्या क्या निकालता है, NaCl, स्वेट निकालता है। किस ग्लैंड से, मतलब स्वेट किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड से। तीसरे ऑयली सिक्रीशंस, जितने भी सीबम या फिर ऑयली सिक्रीशन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सेबेशियस ग्लैंड से। तो ये 3 स्किन निकालता है। लिवर क्या निकालेगा, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, लंग्स क्या क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा और वाटर वेपर निकालेगा। नेक्स्ट, ये किडनीज। सबसे पहले किडनी का लोकेशन, किडनी होता कहाँ है, किडनीज हमारे बैकबोन के आइदर साइड में होते हैं। बैकबोन यानी कि रीढ़ का हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, बैकबोन के आइदर साइड में होता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन मतलब नीचे वाला पेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में फ्रॉम ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के आइदर साइड में होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है डायफ्राग्राम, उसके जस्ट नीचे होता है किडनीज। तो हम लोग देखेंगे किडनीज कहाँ होता है, जैसे बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ का हड्डी जो हमारे पीछे, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं या फिर स्पाइन कहते हैं। तो बैकबोन के आइदर साइड में, मतलब एक किडनी इधर लगा है और दूसरा किडनी इस तरह से लगा हुआ है, और ये बीन शेप्ड के होते हैं। ठीक है, दूसरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, इसका नाम है डायाफ्रागम। ठीक है, इस तरह का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ये ब्रीदिंग में मदद करता है। ये है डायाफ्रागम। ठीक है, ये हो गई किडनीज, ये हो गई किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसका नाम है डायाफ्रागम। ठीक है, इसका नाम है डायाफ्रागम। नेक्स्ट, किडनीज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे रहता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के जस्ट आइदर साइड में रहते हैं, मतलब एक किडनी बैकबोन के राइट साइड में रहता है, दूसरा किडनी बैकबोन के लेफ्ट साइड में रहता है। नेक्स्ट, राइट किडनी जो है हल्का लोअर इन लेवल दैन द लेफ्ट किडनी होता है। लेफ्ट किडनी से राइट किडनी हल्का लोअर इन लेवल होता है। क्यों, क्योंकि इसके राइट किडनी के जस्ट ऊपर, राइट किडनी के जस्ट ऊपर इस तरह से लिवर रहता है। ठीक है, इस तरह से लिवर 2 लोब का होता है। लोब मतलब चेम्बर का, मतलब 2 चेम्बर से बना होता है किडनी, लिवर इस तरह से होता है, ये एक लोब, ये दूसरा लोब। लिवर क्या करता है, राइट किडनी को सप्रेस करता है या फिर दबा देता है। ठीक है, जिस कारण राइट किडनी हल्का लोअर इन लेवल में हो जाता है, या फिर उसका लेफ्ट किडनी से हल्का नीचे हो जाता है वो। ये एक्चुअली इस तरह से होता है। ये इस तरह से होते हैं, हल्का लोअर इन लेवल दैन द लेफ्ट किडनी। तो इसका हम लोग लोकेशन अगर लिखें, इसका अगर लोकेशन लिखें तो किडनीज आर लोकेटेड
either side of the backbone, ठीक है, बैकबोन के आइदर साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट, बिलो, किसके बिलो, किसके नीचे है, बिलो द डायफ्राग्राम, बिलो द डायफ्रागम। ये एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट, विथ राइट किडनी, विथ राइट किडनी लोअर इन लेवल than the लेफ्ट किडनी। क्यों लोअर इन लेवल होता है? क्योंकि लिवर जस्ट राइट किडनी के ऊपर रहता है, तो उसको दबा देता है या सप्रेस कर देता है, उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए रहने के लिए, इसलिए हल्का सा लोअर इन लेवल हो जाता है राइट किडनी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में। इसको सबसे पहले देखेंगे, ये क्या है, ये किडनी, पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी है, तो ये किडनीज हो गए। ये हो गए किडनीज। दूसरा, ये जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो आ रहा है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं हम लोग? यूरेटर। इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, इस तरह से 2 गोल लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल स्पिंक्टर। इनको हम कहते हैं यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर है पाइप लाइक, छोटा सा ओपनिंग, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो सारा नेम यू से ही स्टार्ट हो रहा है। ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तीसरा ये यूरेथ्रल स्पिंक्टर हो गया, और लास्ट में यूरेथ्रा। अब सबका इंडिविजुअल फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस। सबसे पहले किडनीज क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर करता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है? हमारे बॉडी में कौन ये रोम करते रहता है या फिर घूमते रहता है या फिर सर्कुलेट करता है? ब्लड क्या करता है? जितने भी वेस्ट मटेरियल्स, जितने भी यूरिया है, वो सारा यूरिया को लेके किडनीज को दे देते हैं। किडनीज क्या करता है? उसको फिल्टर करता है या फिर छानता है, ठीक है। तो किडनी सारा चीज़ को फिल्टर करता है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके छानता है। जैसे ही यूरिन बना, किडनीज क्या करता है? सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर लिया, यूरिन बना लिया, ठीक है। यूरिन बना लिया, जितने भी यूरिन बने किडनीज में, यूरिन तो टॉक्सिक चीज़ है, वो रह नहीं सकता हमारे बॉडी में। यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है, तो क्या होगा? किडनीज जब यूरिन बना लिया, किडनीज क्या करेंगे? ये यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देंगे। तो यूरेटर का काम क्या हो गया? यूरेटर क्या हो गया? एक पाथवे या फिर एक ट्यूब लाइन जैसा एक्ट कर रहा है। ये पाथवे एक्ट कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करेगा? किडनीज से यूरिन को ले जाके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएगा। इसका काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट्स।
यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर का काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये एक पाइपलाइन जैसा या फिर पाथवे जैसा प्रोवाइड किया, यहाँ से यूरिन बन के ऐसे ऐसे आके यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? वॉलेंटरीली स्टोर्स यूरिन। कुछ देर के लिए वो वॉलेंटरीली यूरिन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम हो गया? इट स्टोर्स द यूरिन voluntarily ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या किया? इट स्टोर्स द यूरिन वॉलेंटरीली। नेक्स्ट, यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ये क्या करता है? एक डोरवे या गेटवे जैसा एक्ट करता है। ये क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा यूरिन को यूरेथ्रा से पास होने के लिए, ठीक है। ये यूरेथ्रल स्पिंक्टर का क्या काम है? ये डायरेक्ट करता है यूरिन को यूरेथ्रा से पास होके बाहर निकलने के लिए। तो यूरेथ्रल स्पिंक्टर, इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ यूरिन टू द यूरेथ्रा, ठीक है। ये जैसे ही खुलेगा वैसे यूरिन सारा यूरेथ्रा से पास होके निकल जाएगा बॉडी से। यूरेथ्रा का काम क्या है? ये रिलीज करता है यूरिन को टू द आउटसाइड। यूरेथ्रा का काम हो गया, इट रिलीजेस द यूरिन टू द आउटसाइड। फाइनली यूरिन क्या होगा? यूरेथ्रा से निकल के बाहर चल जाएगा। किडनीज का क्या काम हुआ? फिल्टर। इट इज द मेन फिल्टरिंग ऑर्गन्स। ये फिल्टर करता है सारे वेस्ट को, फिल्टरिंग ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किडनी क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर करता है। दूसरा, जितने भी वेस्ट फिल्टर हो गए, सारा वेस्ट यूरिन बन गया, जब यूरिन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर तक? यूरेटर, ठीक है। यूरेटर एक पाथवे या फिर एक पाइपलाइन जैसा एक्ट करता है। ये क्या करता है? सारे यूरिन को ले जाके यूरिनरी ब्लैडर पे पहुंचाता है। तो नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? ये वॉलेंटरीली स्टोर करता है यूरिन को कुछ देर के लिए, ठीक है। जैसे ही ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ अब यूरिन को रिलीज करना है, या फिर वो प्रेशर फील होता है हमको, तो क्या होता है? धीरे धीरे ये यूरेथ्रल स्पिंक्टर खुल जाता है, ठीक है। यूरेथ्रल स्पिंक्टर क्या करता है? खुल जाता है और फाइनली यूरेथ्रा को यूरिन दे देता है। यूरेथ्रा से फाइनली यूरिन पास होके बाहर चल जाता है, ठीक है। इट फाइनली रिलीजेस द यूरिन। कौन रिलीज करता है? यूरेथ्रा, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे किडनी का एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। एनाटॉमी हम लोग किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम किडनी के अंदर के पार्ट को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच करेंगे, फिर हम लोग फाइनली इस डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले किडनीज किस शेप का होता है? बीन शेप का। इस तरह से किडनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किडनी एक कवरिंग से घिरा होता है या सराउंडेड होता है। किडनीज के ऊपर एक कवरिंग होता है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में कहा था कि लंग्स के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? पल्मोनरी, ठीक है। वैसे ही किडनीज के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, रीनल। कभी भी हम लोग किडनीज के बारे में बात करेंगे तो हम लोग रीनल यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं? रीनल, ठीक है। तो किडनीज के बाहर इस तरह से एक कवरिंग होता है, इस तरह से कवरिंग होता है। इस तरह से
इस तरह से कवरिंग होता है। ठीक है, इस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इस कवरिंग को हम लोग कहेंगे रीनल कैप्सूल। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट, किडनीज जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। किडनीज दो पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को हम लोग मेड्यूला कहते हैं। तो आउटर पार्ट इस तरह से, ये इस तरह से ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसको हम लोग कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से आउटलाइन किया है, इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला। इस इनर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला में इस तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह से। इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। इन्हें हम मेड्यूलरी पिरामिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेड्यूला का पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग मेड्यूलरी कहते हैं। पिरामिड्स क्यों कहते हैं? पिरामिड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेडुला का पार्ट है। पिरामिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, नेक्स्ट मेडुलरी पिरामिड्स का जो एपेक्स है, एपेक्स किसको हम लोग बोलते हैं? टॉप या टिप। किसी भी टॉप या टिप को हम लोग एपेक्स कहते हैं। तो जैसे ये इस तरह से, इसका जो टॉप, इस तरह से इसका जो टॉप है या टिप, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स। या इस एपेक्स को हम लोग कहते हैं पैपिला। पैपिला। ठीक है, टॉप या टिप को हम लोग क्या कहते हैं? पैपिला। नेक्स्ट किडनी क्या है? एक बीन लाइक चीज़ है, बीन शेप्ड का होता है किडनी। ठीक है, इस तरह से होता है किडनीज का जो ये धंसा हुआ पार्ट होता है, इस तरह से जो धंसे हुए पार्ट को हम लोग फिजिक्स में या आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है। दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव हम लोग किसको बोलते हैं? धंसे हुए पार्ट को। ठीक है, धंसा हुआ सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव सरफेस। तो इस कॉनकेव सरफेस से जो इससे जो ये इस तरह से यूरेटर निकल रहा है। यूरेटर क्या कर रहा था? यूरेटर कर रहा था यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। ये पाथवे जैसा कर रहा। इस धंसे हुए पार्ट से यूरेटर एक्चुअली ओरिजिनेट करता है। इस धंसे हुए पार्ट से यूरेटर ओरिजिनेट करता है। इस कॉनकेव सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम या फिर नॉच। इस धंसे हुए पार्ट को या फिर इस कॉनकेव सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम या फिर नॉच। इस तरह से यूरेटर निकलता है, इस तरह से।
इस तरह से यूरेटर निकलता है, ठीक है। इस धसे हुए पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम या फिर नॉच, हाइलम या फिर नॉच, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेटर। तो यूरेटर को हम लोग कह सकते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाइलम या फिर नॉच। यूरेटर, यूरेटर क्या क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हाइलम या फिर जिसको हम लोग नॉच भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम से पूछा गया कि यूरेटर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो हाइलम या फिर नॉच। हाइलम या फिर नॉच क्या है, ये कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर इस तरह से एक्सपैंड कर जा रहा है, ऐसे ऐसे पाइप गया और इस तरह से एक्सपैंड कर रहा है। इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस, पेल्विस, इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस। मतलब यूरेटर ऐसे आया और ऐसे फिर एक्सपैंड कर गया, ठीक है। तो इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। तो बाहर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ये ब्लैक से जो आउटलाइन किया है मैंने, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर मेड्यूला। अंदर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूला। नेक्स्ट, मेड्यूला में इस तरह से प्रोजेक्शंस लगे रहते हैं, इस प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। नेक्स्ट, ये किडनीज का जो कॉनकेव सरफेस होता है, इस कॉनकेव सरफेस को या फिर धसे हुए सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम या फिर नॉच। हाइलम या नॉच से क्या निकलता है, यूरेटर, यूरेटर निकलता है। यूरेटर सारा यूरिन को ले जाके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, ठीक है। यूरेटर एक एक्सपैंडेड पार्ट में खुल जाता है, इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पेल्विस क्या हो गया, एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर, ठीक है। पेल्विस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे इस डायग्राम में, अब इसमें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये बाहर जो कवरिंग है इस तरह से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीनल कैप्सूल। इस कवरिंग को, इस तरह से जो कवरिंग है इसको हम लोग कहेंगे रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये जो बाहर में पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है, आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है। अब अंदर जो ये इस तरह से जो बना रहा है सरफेस, इस तरह से जो सरफेस बना रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे इनर मेड्यूला। ये इनर वाला पार्ट हो गया, इनर पार्ट मेड्यूला। ठीक है। मेड्यूला में इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, इस तरह से प्रोजेक्शंस है, इस तरह से प्रोजेक्शंस है। इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है। मेड्यूलरी पिरामिड्स के एपेक्स को, एपेक्स या फिर टॉप को, इस तरह से जो टॉप बनाता है, ये एपेक्स बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिला। एपेक्स या फिर टिप ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड्स इज नोन एज एपेक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स। इस तरह से जो बना रहा है इसको हम लोग कहेंगे एपेक्स या फिर पैपिला, पैपिला।
एपेक्स किसी के टॉप को बोलते हैं, पैपिला, ठीक है, पैपिला। तो टॉप या फिर एपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स इज नोन एज पैपिला। नेक्स्ट, ये नॉच या फिर इस धसे हुए पार्ट से क्या निकल रहा है, क्या ओरिजिनेट कर रहा है, ये हो गया यूरेटर। ये जो लंबा सा पाइप है, ये येलो कलर का जो पाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर इस तरह से जाके एक एक्सपैंडेड पार्ट में खुल रहा है, ये येलो वाला जो पार्ट है इस तरह से जा रहा है और फिर ऐसे खुल जा रहा है। इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस, पेल्विस। इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग कहते हैं पेल्विस, ठीक है। नेक्स्ट, पेल्विस हो गया, आउटर कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स, पैपिला, ठीक है। तो यूरेटर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, हाइलम या फिर नॉच से। इस धसे हुए पार्ट को, ये जो धसा हुआ पार्ट है, इस तरह से ये जो धस गया है, अंदर घुस रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर नॉच। इस धसे हुए पार्ट, हाइलम या फिर नॉच। ठीक है, और इस हाइलम या नॉच से कौन ओरिजिनेट करता है, यूरेटर। तो ये था एक ब्रीफ ऑफ एनाटॉमी ऑफ किडनी। फिर से रिवाइज करते हैं। किडनी के बाहर एक कैप्सूल या फिर एक कवरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। किडनीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हो गया आउटर कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला। मेड्यूला में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेड्यूला का पार्ट है, और पिरामिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट, मेड्यूलरी पिरामिड्स के एपेक्स या फिर टिप को हम लोग कहते हैं पैपिला, ठीक है। ये धसे हुए पार्ट को या कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम या नॉच। हाइलम या नॉच से कौन ओरिजिनेट करता है, यूरेटर ओरिजिनेट करता है। यूरेटर फिर फर्दर जाके इस तरह से एक्सपैंड कर जाते हैं, इस एक्सपैंडेड पार्ट को हम लोग पेल्विस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यूरेटर गया और एक्सपैंड कर गया, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, टिब्यूल्स, किडनीज। किडनी एक ऑर्गन है, हम लोग को ये पता है कि कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू किससे बनता है, सेल से। सबसे पहले एक सेल का होना ज़रूरी है, उससे हम लोग टिश्यू या फिर ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट क्यों बोलते हैं, यूनिट है, यूनिट मतलब हो गया वन, ठीक है। यूनिट का मतलब हो गया वन, मतलब वी नीड टू हैव एटलीस्ट वन सेल ताकि वो फंक्शनल हो सके, ठीक है। हमारे पास एक सेल का होना ज़रूरी है, उससे हम लोग टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स बना सकते हैं। वैसे ही किडनी एक ऑर्गन है, वो भी एक सेल से जुड़ के बना होगा, ठीक है। एक एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। तो किडनीज के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन किडनीज के एक सेल को कहेंगे, तो नेफ्रॉन हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग नेफ्रॉन को देखेंगे, नेफ्रॉन कैसा है, इस तरह से। पहले हम लोग नेफ्रॉन का एक रफ स्केच करेंगे। ठीक है,
मैंने क्या कहा कि हम लोग रीनल किसके लिए यूज़ करते हैं? किडनीज़ के लिए। किडनीज़ के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? रीनल। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हार्ट से किसी और ऑर्गन के पास ब्लड जा रहा है तो कौन भेजेगा? आर्टरी की वेन। हार्ट से अगर किसी और ऑर्गन के पास जा रहा है तो वो आर्टरी भेजेगा। ऑर्गन से किसी ऑर्गन से हार्ट के पास जा रहा है तो वो वेन भेजेगा। तो ब्लड क्या करता है? सारा वेस्ट को ले आता है किडनीज़ के पास, ठीक है। ये क्या हो गया? ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है। ये एक सेल ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन क्या है? एक छोटा सा सेल ऑफ किडनी। तो ये सारे बहुत सारे नेफ्रॉन मिला के किडनी बनता है। तो क्या हुआ कि ब्लड आर्टरी क्या करेगा? आर्टरी क्या करेगा? इस रीनल आर्टरी हम लोग कहेंगे इसको, इस तरह से ले आएगा सारे वेस्ट को। ब्लड क्या करेगा? इस रीनल आर्टरी से होते हुए सारे वेस्ट को ले आएगा। इसको हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्टरी, जो ले आता है किडनीज़ के पास। ऐसे आर्टरी को हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्टरी। ये आर्टरी क्या करता है? ये आर्टरी फर्दर क्या करता है? छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में टूट जाता है। ये फर्दर आर्टरी क्या करता है? छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में टूट जाता है। टूटते टूटते ये एक नॉट लाइक या फिर एक गांठ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है? एक नेटवर्क लाइक इस तरह से गांठ लगा लेता है या फिर नॉट लगा लेता है। नॉट, ठीक है, गांठ जैसा या फिर कहो नेटवर्क जैसा बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ये कप लाइक शेप्ड है, इस तरह से कप जैसा पकड़ रहा है इस चीज़ को, इस कप शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल। इस कप शेप को क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट, बोमैन्स कैप्सूल फर्दर ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी, ठीक है, पीसीटी बोलता है। ये पीसीटी फर्दर जाके इस तरह से मुड़ जाता है या फिर धंस जाता है। इस धंसे हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप, ठीक है। हेनलीज लूप फर्दर एक्सटेंड होता है ट्यूब के फॉर्म में। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी फाइनली डीसीटी कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक्सटेंड हो जाता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट। ये जो लंबा सा ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियरर, मतलब सामने। किसके सामने? बोमैन्स कैप्सूल के सामने। इसका नाम क्या हो गया? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरर, इसका नाम हो गया प्रॉक्सिमल। सी से हो गया कॉन्वोल्यूटेड, टी से टिब्यूल। ट्यूब के फॉर्म में इसलिए इसका नाम है टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब हो गया नियरर, नियरर टू बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के नियरर। प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है नियरर या सामने, ठीक है। डीसीटी का मतलब हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका फुल फॉर्म हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों नाम है इसका? क्योंकि बोमैन्स कैप्सूल से डिस्टेंस में है, ये काफ़ी डिस्टेंस में है, ये दूर में है, तो इसलिए इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टेंस पे है, डिस्टेंट फ्रॉम द बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल क्या हो गया? ये कप लाइक चीज़ जो है, और ग्लोमेरुलस क्या हो गया? ये जो गांठ बना रहा है, ये एफेरेंट आर्टरी यहाँ पे आके जो गांठ बना रहा है या फिर नॉट बना रहा है,
इस दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के बोलते हैं मैल्फिजियन कैप्सूल। इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, मैल्फिजियन कैप्सूल। किसको किसको, ग्लोमेरुलस और बोमैंस कैप्सूल को मिला के हम लोग बोलते हैं मैल्फिजियन कैप्सूल। इसको हम लोग बोलते हैं मैल्फिजियन ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो एफरेंट आर्टरी आया, ये सारा वेस्ट लेके आया, बोमैंस कैप्सूल को दिया, फर्दर ये वैसे ही टूट वापस जुड़ के इधर से इफेरेंट आर्टरी बनाता है। क्या बनाता है, इफेरेंट आर्टरी। इफेरेंट आर्टरी क्या करता है, ये इस तरह से नेटवर्क बनाता है। किसके ऊपर, टिब्यूल्स के ऊपर। ये तीनों टिब्यूल है, पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह से नेटवर्क बनाता है, अपना जाली बिछा लेता है, ठीक है। इस तरह से जाली बिछा लेता है और फिर फर्दर एक वेन को पकड़ के ये निकल लेता है, ठीक है। वेन क्या करता है, वापस से हार्ट को दे देगा। तो ये जो जाली बनाया, ये जो नेटवर्क बनाया, इसके अराउंड हेनलीज लूप, पीसीटी, डीसीटी के अराउंड क्या है कि ये जो जाली बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो एफरेंट आर्टरी जो नेटवर्क बना रहा है पीसीटी के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब हेनलीज लूप को घेरता है, यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब हेनलीज लूप को घेरेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, वासा रेक्टा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच सराउंड्स द हेनलीज लूप। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज which surrounds the Henle's loop. ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच सराउंड्स द हेनलीज लूप। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है, ये कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, ये एक सेल है। ये क्या है, नेफ्रॉन, नहीं ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले एफरेंट आर्टरी आता है, बहुत सारे आर्टरियोल्स में टूटता है, एक गांठ जैसा बनाता है, नॉट लाइक बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्लोमेरुलस को पकड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मैल्फिजियन कैप्सूल। तो बोमैंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज नोन एज मैल्फिजियन कैप्सूल। नेक्स्ट ये ट्यूब में कन्वर्ट होता है फर्दर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब है नियरर किसके, बोमैंस कैप्सूल के। नेक्स्ट पीसीटी फर्दर एक्सटेंड करता है एज हेनलीज लूप। हेनलीज लूप के फॉर्म में धस जाता है इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप, जो पीसीटी धस गया। नेक्स्ट हेनलीज लूप किस में एक्सटेंड करता है, डीसीटी में, ठीक है। डीसीटी फर्दर किस में एक्सटेंड करता है, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे ग्लोमेरुलस जितना बना, ग्लोमेरुलस फर्दर इफेरेंट आर्टरी में ज्वाइन होता है। इफेरेंट आर्टरी क्या करता है, बहुत सारा नेटवर्क बना लेता है या जाली बिछा लेता है, किसके ऊपर, पीसीटी के ऊपर। ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जैसे ही हेनलीज लूप को घेर लेता है, ठीक है, जैसे ही हेनलीज लूप को घेर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग, वैसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को हम लोग क्या कहेंगे, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा को हम लोग कह सकते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच सराउंड्स द हेनलीज लूप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग किडनी का एक सेक्शन काटे, ठीक है, किडनी का अगर एक सेक्शन काटे, जैसे पिछले स्लाइड में इस तरह से, इसका अगर एक सेक्शन काटते इस तरह से किडनी को एक सेक्शन में काट देते इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको शो कर रहे हैं।
किडनीज का ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये एक सेक्शन है किडनी का। ये है मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स है ये मेडुला हो गया, ठीक है। अब क्या है कि नेफ्रॉन्स कैसे लगे रहते हैं, इस तरह से। ये कॉर्टेक्स हो गया और ये मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स पे इस तरह से बोमैंस कैप्सूल रहता है। बोमैंस कैप्सूल फर्दर पीसीटी में डिवाइड होता है। बोमैंस कैप्सूल इस तरह से रहता है, ये फर्दर पीसीटी में डिवाइड होता है। फिर क्या होता है, पीसीटी इस तरह से धंस जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप। फिर हेनलीज लूप से आके ये डीसीटी में कन्वर्ट होता है, ये डीसीटी बन जाता है। फिर डीसीटी क्या करता है, इस तरह से फिर धंस जाता है। क्या बनाता है धंस के, ये कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सारा यूरिन फिल्टर हो के कलेक्टिंग डक्ट के पास भेज देता है और कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस से होते हुए निकाल देता है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या सीखे कि कौन कौन सा पार्ट, तो कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो बोमैंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी सारा कॉर्टेक्स में आ रहा है, सारा कॉर्टेक्स में आ रहा है, ठीक है। हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आ रहा है, मेडुला में आ रहा है, ठीक है। जैसे पिछले स्लाइड में इस तरह से देखो, इस तरह से नेफ्रॉन्स है, ये बोमैंस कैप्सूल, ये पीसीटी इस तरह से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हेनलीज लूप जो है, हेनलीज लूप जो है इस तरह से धंस जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा, फिर फर्दर वो एज अ डीसीटी निकलेगा, से डीसीटी निकलेगा। फिर क्या होगा, फिर से कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से धंस जाएगा, इस तरह से धंस जाएगा। सारा कलेक्टिंग डक्ट ऐसे खुलते रहेगा, पेल्विस में यूरिन एक्यूमुलेट करेगा, पेल्विस से यूरेटर से होते हुए यूरिन नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक, इसी तरह से रहता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉर्टेक्स के पार्ट में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स के पार्ट में आ रहा है, ये बोमैंस कैप्सूल आ रहा है, बोमैंस कैप्सूल, इसको हम BC लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोमेरुलस आ रहा है, ग्लोमेरुलस आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है, पीसीटी इसमें आ रहा है, कॉर्टेक्स में पीसीटी भी आ रहा है। और क्या आ रहा है, डीसीटी भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, डीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट मेडुला, मेडुला के रीजन में कौन कौन सा आ रहा है, मेडुला के रीजन में आ रहा है, हेनलीज लूप इस तरह से धंस रहा है मेडुला के अंदर, ये आ गया ये हेनलीज लूप आ गया मेडुला में। दूसरा क्या आया, कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम लोग CD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या आ गया, बोमैंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी। मेडुला में आ गया हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। तो ये जो गांठ बनाया, ये कौन सा आर्टरी आ रहा है, ये आ रहा है एफेरेंट आर्टरी, सारे वेस्ट को लेके एफेरेंट आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, एक गांठ या फिर नॉट लाइक चीज बनाया इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस से निकलता हुआ ये क्या हो गया, ये कौन सा आर्टरी है, इफेरेंट आर्टरी। ये जो कप लाइक चीज है, ये जो कप लाइक चीज है ग्लोमेरुलस को पकड़ के है,
इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? बोमैन्स कैप्सूल। इस चीज़ को हम लोग बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मैल्फिजियन बॉडी या फिर मैल्फिजियन कैप्सूल। इस दोनों को साथ में मिला के हम लोग बोल सकते हैं मैल्फिजियन कैप्सूल या फिर मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये फर्दर एक्सटेंड हुआ ट्यूब के फॉर्म में। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी। इसको एक्चुअली पीसीटी बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर ये पीसीटी जो धंस गया, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली या फिर हेनलीज लूप। ठीक है, नेक्स्ट, हेनलीज लूप फर्दर एक्सटेंड हो रहा है डीसीटी में, डिस्टल ट्यूब्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, डीसीटी फर्दर एक्सटेंड करता है एज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या क्या आ गया? ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ये एक सेल ऑफ किडनी है। नॉन फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी में फंक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो बहुत सारा नेफ्रॉन मिला के किडनी बनाया जाता है। तो देखो, इस तरह से जो बोमैन्स कैप्सूल होता है, इस तरह से यूरिन कैसे बनता है? देखो, इस तरह से बोमैन्स कैप्सूल होता है। इसके ऊपर क्या आता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से एक्सटेंड करता है पीसीटी, हेनलीज लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रीनल आर्टरी या फिर एफेरेंट आर्टरी सारा वेस्ट को ले आता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या करता है कि ये ब्लड का नेटवर्क है या आर्टरी का नेटवर्क है। ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे इस तरह से होल्स रहते हैं या पोर्स रहते हैं। इससे क्या होता है? ये अपना सारा ये ब्लड क्या करता है? सारा कंपोनेंट्स को इधर छानता है या फिर ग्लोमेरुलस को दे देता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को, ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ बोमैन्स कैप्सूल तक आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड में क्या क्या होते हैं? कॉर्पसेल्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, फिर प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा रहता है उसमें, प्रोटीन्स रहते हैं। फिर क्या होता है कि ग्लूकोज होता है इस ग्लोमेरुलस वाले ब्लड में। ग्लूकोज, फिर एमिनो एसिड्स, जितने भी वेस्ट और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं। तो बोमैन्स कैप्सूल पे कौन कौन से चीज़ छान के आते हैं या फिर फिल्टर होके आते हैं? इधर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। ठीक है, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। कौन कौन से चीज़ यहाँ पे नहीं आते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, बोमैन्स कैप्सूल पे नहीं आता है वो। ठीक है, तो और कॉर्पसेल्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जितने भी, वो बोमैन्स कैप्सूल में नहीं आता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर पास्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू द बोमैन्स कैप्सूल, इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे फिल्टर हो गया, ग्लूकोज फिल्टर हो गया, एमिनो एसिड्स फिल्टर हो गया।
अब क्या होगा, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स फर्दर यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या हुआ, सारा चीज़ छान के या फिर फिल्टर हो के बोमैंस कैप्सूल तक आया। नेक्स्ट ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये जैसे कि मैंने बताया, ये आर्टरी है, ये एफेरेंट आर्टरी है, फिर यहाँ से निकलता क्या है, इफेरेंट आर्टरी, यहाँ से क्या निकलता है, इफेरेंट आर्टरी, ठीक है। तो जो एफेरेंट आर्टरी होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। इफेरेंट आर्टरी क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है। इस नैरोनेस के वजह से क्या होता है कि प्रेशर इन द ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स फिल्टर होते रहते हैं इस प्रेशर के वजह से ही, ठीक है। तो इफेरेंट आर्टरी नैरोएर होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफेरेंट आर्टरी नैरो होते हैं। इस नैरोनेस की वजह से ब्लड क्या होता है, बहुत प्रेशर में फ्लो होता है। किसी चीज़ को अगर बहुत छोटा या पतला बना दो तो उस जगह से पानी निकलना या फिर किसी भी फ्लूइड का फ्लो करना बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। वैसे ही जैसे गार्डनर फ्लावर्स को ये पौधे को होस के थ्रू जो पाइप्स रहते हैं, गार्डन पाइप्स रहते हैं, उसको अगर मुंह के सामने प्रेस कर दो तो पानी बहुत ज़ोर से फ्लो करने लगता है। वैसे ही अगर नैरो किसी चीज़ को दबा दो तो वहाँ से फ्लूइड बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा। तो क्या होता है, इस पुश के वजह से या फिर इस प्रेशर की वजह से जितने भी ग्लूकोज एमिनो एसिड्स होते हैं निकल जाते हैं। कहाँ पे आते हैं, निकल के बोमैंस कैप्सूल पे। क्या क्या चीज़ नहीं फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, प्रोटीन्स नहीं निकलेंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं निकलेंगे, और जितने ब्लड के कॉर्पसेल्स होते हैं जैसे WBCs RBCs ये सब नहीं निकलेंगे, ठीक है। अदर दैन दैट प्लाज्मा का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स नहीं, और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्लड ये ग्लोमेरुलस से बोमैंस कैप्सूल में पास ऑन हो जाएंगे। फिर क्या होता है फर्दर, और ये प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि इफेरेंट आर्टरी का स्पेस काफ़ी नैरो होता है, इफेरेंट आर्टरी काफ़ी नैरो होता है, इसलिए ब्लड काफ़ी प्रेशर में फ्लो करता है। प्रेशर की वजह से ही ग्लूकोज एमिनो एसिड सारे निकल जाते हैं, बोमैंस कैप्सूल में आ जाते हैं। और बोमैंस कैप्सूल में इस तरह से पोर्स लगे रहते हैं या फिर छिद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे ही पास ऑन होके बोमैंस कैप्सूल में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स due to the pressure formed when blood passes on from glomerulus to the इफेरेंट, कहाँ पे जाता है, इफेरेंट आर्टरी पे। सिंस इफेरेंट आर्टरी इज नैरोअर, पतला होता है, blood comes out in high pressure and hence filters constituents like glucose and amino acids, और भी बहुत सारे चीज़ करते हैं, ये दोनों मेन चीज़ हैं, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नहीं फिल्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। Constituents which
get filtered during ultrafiltration. और कौन कौन सी चीज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अल्ट्राफिल्ट्रेट के फॉर्म में नहीं निकलता है? क्या क्या? प्रोटीन्स और ब्लड कॉर्पसल्स। सबसे पहले प्रोटीन्स नहीं फिल्टर होके बोमैंस कैप्सूल में आएंगे। प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स ही फिल्टर्ड हो गए, हम लोग की बॉडी से प्रोटीन्स निकल गए, तो फिर हमारा बॉडी का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स अगर निकल गए बॉडी से तो हमारा बॉडी का डिग्रेडेशन या फिर हमारा बॉडी टूटते जाएगा। प्रोटीन्स। दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में आ गए आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स या फिर ब्लड के सेल्स। ये सारे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में नहीं पार्ट लेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स और ब्लड कॉर्पसल्स ये सारे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेंगे। क्या क्या छान के निकलेंगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारी चीज़ है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसके लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है? क्योंकि ब्लड इतना प्रेशर से निकलता है एफरेंट आर्टरी से, इस प्रेशर की वजह से ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड सारे ऐसे इस तरह से निकलते रहते, इस तरह से ऐसे निकलते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड पास होते जाते हैं इस तरह से निकलते रहेंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है कि जैसे इसी स्लाइड में समझ लेते हैं। ये जैसे क्या है कि एफरेंट आर्टरी इस तरह से नेटवर्क बनाता है, ठीक है, इस तरह से नेटवर्क बनाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा एसेंशियल चीज़ भी बोमैंस कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। इसके लिए क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स है ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ सिक्रीट करते रहेंगे, ये इस तरह से कुछ सिक्रीट करते रहेंगे, ठीक है, या फिर रीएब्जॉर्ब करेंगे। कुछ क्या होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स इधर से निकल रहा है, इधर आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी निकल गए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा एसेंशियल चीज़ को वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है। वापस इसको क्या करेंगे हम लोग? रीएब्जॉर्ब। क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ भी निकल आते हैं इसके साथ, तो हो सकता है कि बॉडी के लिए वो एसेंशियल चीज़ है, तो वापस क्या हो जाएगा? ये रीएब्जॉर्ब करेगा, मतलब वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो वापस से जाते रहेगा। यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब एब्जॉर्ब कर लिया, वो वापस से वेन पकड़ के ऊपर हार्ट की तरफ चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। बहुत ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्यूल्स क्या हो गए? पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, ये सब ट्यूब्यूल्स हो गए ऑफ नेफ्रॉन। ये सब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं। सिक्रीट मतलब कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। क्यों निकालते रहते हैं? ताकि एक बैलेंस बना रहे, एक ऑस्मोलारिटी। ये हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ये इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वो सिक्रीट करते रहता है। तो क्या क्या ट्यूबुलर सिक्रीशंस में क्या क्या निकलता है? सबसे पहला H+ निकालता है, आयंस निकालता है। कौन से आयंस निकालते हैं? H+ आयंस निकालते हैं। दूसरे क्या निकालते हैं? कभी कभी अमोनिया भी निकलता है, ठीक है। तो ये सब ट्यूबुलर सिक्रीशन में आता है। नेक्स्ट K+ आयन भी निकालते हैं, इस तरह के आयंस निकालते रहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या होगा? जो एसेंशियल चीज़ फिल्टर आउट हो गया था बोमैंस कैप्सूल से, ठीक है, अगर वैसे चीज़ किडनी को लगा या फिर बॉडी को लगा कि नहीं वो सब एसेंशियल चीज़ है, वो क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। वो क्या होगा कि ट्यूब्यूल से वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाते रहता है, इस तरह से। जैसे मान लो ये हेनलीज लूप है, ये पीसीटी है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अगर कुछ एसेंशियल चीज़ फिल्टर हो गया है तो वो क्या करेगा? वापस से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में इस तरह से वापस चल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज, फिर सोडियम आयंस, ये सब एसेंशियल चीज़ होते हैं। कुछ ज़्यादा ही फिल्टर हो जाएगा तो क्या होगा? वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर एसेंशियल चीज़ लगे कि वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के, तो फिर से वो वापस रीएब्जॉर्प्शन मतलब फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेगा
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और बॉडी में चल जाएगा फिर से। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, बहुत बार ग्लूकोज, फिर दूसरे होते हैं सोडियम, आयंस, कभी कभी एमिनो एसिड्स भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब काफ़ी, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी की कमी हो, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रहे। तो क्या है कि किडनीज भी ऐसे मैकेनाइज्ड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और बहुत ही हार्मफुल चीज़ को ही बॉडी से निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ निकाल देते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरह से ये एक एनिमेशन है, इस तरह से आर्टरी लाया ब्लड, फिर ग्लोमेरुलस पे आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस से होते हुए पीसीटी से होते हुए हेलीज लूप पे आया, हेलीज लूप से वापस कलेक्टिंग डक्ट पे चल गया, इस तरह से आया वापस इधर हेलीज लूप में आया, वापस डीसीटी पे गया और कलेक्टिंग डक्ट से निकल गया, ठीक है। क्या होता है कि इस तरह से, जैसे ये बोमैन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, हेलीज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे यूरिन सारा फिल्टर हुआ, ये कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी यूरिन बना सारा रीनल पेल्विस से होते हुए आउटसाइड, बाहर आउटसाइड। तो क्या है कि बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट एक जगह मीट करते हैं, उस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विस। पेल्विस से क्या होता है, यूरेटर से पकड़ के वो नीचे चल जाता है, जैसे इस तरह से, इस तरह से। ये एक नेफ्रॉन है, ये मान लो ये दूसरा नेफ्रॉन हुआ, ठीक है, ये तीसरा नेफ्रॉन। तो सारे कलेक्टिंग डक्ट क्या हो रहे हैं, इधर आके मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा यूरिन बना, ये यूरिन क्या करेगा, पेल्विस रीजन में आएगा, पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन से होते हुए यूरेटर को पकड़ते हुए नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस से रीनल आर्टरी लेके आया, ग्लोमेरुलस के पास आया, ग्लोमेरुलस क्या किया, इधर पीसीटी को दिया, फिर यहाँ से होते हुए हेलीज लूप से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए नीचे चल गया यूरिन। तो कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या हो गया, इट कलेक्ट्स द यूरिन, इट कलेक्ट्स द यूरिन। तो कलेक्टिंग डक्ट का क्या, कलेक्टिंग टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन हो गया, इट कलेक्ट्स द फाइनल फिल्ट्रेट, मतलब फाइनली जो फिल्टर होके आ गया। क्या होता है कि बोमैन्स कैप्सूल में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ रीअब्जॉर्ब होते हैं। ऐसा लगेगा कि अगर कोई चीज़ एसेंशियल है या इंपॉर्टेंट है, उसको बॉडी में रहना उसका एसेंशियलिटी है, तो फिर क्या होगा, फिर से वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में वही चीज़ निकलते जो एकदम हार्मफुल या जो मतलब जो वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते बॉडी में, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स द फाइनल फिल्ट्रेट, फाइनल फिल्ट्रेट या फिर यूरिन जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक चीज़, सबसे पहले हमारे बॉडी में वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में बनते हैं, सबसे पहले हमारे बॉडी में वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया बहुत ही हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, अमोनिया। अमोनिया को यूरिया में बदलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा, लिवर। लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में पहले बदलता है, ठीक है, और फिर वही सारे यूरिया किडनी के पास आते हैं, किडनी सारे यूरिया या फिर सारे वेस्ट को फिल्टर करता है और फिर फाइनली उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर भेज देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया से यूरिया बनता है। यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया बनता है लिवर में, यूरिया बनता है लिवर में। फिर यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज तक,
फाइनली यूरिया पहले बनता है यूरिन में, ठीक है, और इसको बनाता कौन है? किडनीज। इसको बनाते कौन है? किडनीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में कौन सा वेस्ट बनता है? सबसे पहले वेस्ट हमारे बॉडी में अमोनिया के फॉर्म में बनता है। अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? लिवर करता है, क्योंकि अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक है तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो यूरिया में कौन चेंज करता है? लिवर करता है। फिर ये सारा यूरिया ट्रांसपोर्ट होता है किडनी तक। किडनी इस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में फाइनली बॉडी से निकाल देता है। इस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में फाइनली किडनी बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिन एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन स्टोर हुआ, सारा एक्यूमुलेट हुआ। सारा कलेक्टिंग डक्ट खुल के किस रीजन में आ रहा है? पेल्विस रीजन में आ रहा है। पेल्विस रीजन से क्या ओरिजिनेट करेगा? यूरेटर ओरिजिनेट करेगा। यूरेटर ले जाके कहाँ पे रखता है? यूरिनरी ब्लैडर पे रखता है। फिर से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपने कलेक्टिंग डक्ट मेडुला के पार्ट में आके टर्मिनेट करता है। मेडुला से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से निकलते हैं। ठीक है, ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस खाली से रीजन को पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस से इस तरह से जैसे किडनी है, ये किडनी है। ठीक है, इसका ये मेडुला पार्ट हो गया, इसका ये मेडुला पार्ट हो गया। तो बहुत सारे नेफ्रॉन इस तरह से हैं। इसका पीसीटी, फिर हेनलीज लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। फिर से ये एक दूसरा नेफ्रॉन हुआ इस तरह से, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, अंदर चल गया किसके? मेडुला के अंदर। फिर ये दूसरा नेफ्रॉन हुआ इस तरह से, पीसीटी, हेनलीज लूप, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। फिर नेफ्रॉन आया, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो सारा यूरिन जब फिल्टर हो गया, ये सारा यूरिन जब फिल्टर हो गया कलेक्टिंग डक्ट से एक कॉमन रीजन में आया। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते थे? पेल्विस बोल रहे थे। इस पेल्विस से फिर वापस बाहर निकल रहा है। कौन निकाल के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा रहा है? ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और फिर फाइनली यूरेथ्रा जो रहता है। इस सारे यूरिन जो कलेक्ट हुआ एक जगह पे, इस जगह को क्या बोलते हैं? पेल्विस। इस कॉमन एरिया को पेल्विस बोल रहे थे हम लोग। पेल्विस से कौन यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा रहा है? यूरेटर पहुंचा रहा है। जब सारा यूरिन आके कहाँ कलेक्ट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर पे। ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है, जब पूरा भर जाता है, ठीक है, तो हमारे सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा नर्वस सिस्टम दो चीज़ में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन जब उसको इम्पल्सेस भेजेगा या फिर डायरेक्ट करेगा कि हाँ अब ब्लैडर को खाली कर देना है, तब हम लोग को वो प्रेशर फील होता है यूरिन का। ठीक है, और फाइनली क्या होता है? जब ये फुल हो जाता है, ये जब पूरा भर जाएगा यूरिन से, तो स्पिंक्टर जो लगे रहते हैं, जो स्पिंक्टर मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, स्पिंक्टर ये ओपन कर जाएगा और फाइनली यूरेथ्रा पे आके वो फाइनली बाहर रिलीज हो जाएगा। यूरेथ्रा से होते हुए वो फाइनली बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये सारा कंट्रोल होता है कहाँ से? सीएनएस से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो वो जब इम्पल्सेस या फिर डायरेक्शंस भेजेगा कि हाँ अब ब्लैडर को खाली कर देना है, तब यूरेथ्रा जिसको हम लोग कहते हैं, यूरेथ्रा से होते हुए वो फाइनली रिलीज हो जाएगा बाहर। तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को, अच्छा, यूरिन के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स बनाते हैं। फाइनली when the bladder gets filled,
विथ यूरिन क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सिकुड़ता है और खुलता है, ठीक है। जब वो पूरा भर जाएगा तो क्या होगा कि इसके जो वॉल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, ऐसे 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 इस तरह से प्रेशर देने लगते हैं, ठीक है। तो फाइनली व्हेन द ब्लैडर गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, इट्स वॉल्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, ये क्या करता है, यही कॉन्ट्रैक्शंस वापस ब्रेन को इम्पल्स भेजता है, ठीक है। वापस ब्रेन को इम्पल्स भेजता है कि हाँ अब निकाल, अब ब्रेन एक्टिवेट कर जाता है कि हाँ अब यूरिन को निकालना है बॉडी से। तब क्या होता है, इसका स्पिंक्टर स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन या फिर CNS directs the sphincter to open and finally the urine gets released आउटसाइड वाया मतलब थ्रू, वाया यूरेथ्रा से फाइनली वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन, ठीक है। यूरिन एक्सक्रीशन के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दिस प्रोसेस, इसको हटाते हैं। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन, ठीक है। यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। नेक्स्ट, गोट या फिर किडनी स्टोन्स। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कि बताए कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट 3 फॉर्म में होता है, एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिक एसिड, तीसरा होता है यूरिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यूरिक एसिड हम लोग के बॉडी में बनते हैं, ठीक है, या फिर यूरिक एसिड हम लोग के बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगते हैं, जम जाते हैं हमारे बॉडी में। क्या होता है कि जैसे मान लो किडनीज है, कभी कभी क्या होता है यूरिक एसिड जो रहता है वो इस तरह से एक्यूमुलेट करने लगता है, इस तरह से एक्यूमुलेट करने के वजह से ये एक स्टोन लाइक चीज़ बना देता है, ठीक है, या फिर एक हार्ड चीज़ बना देता है, स्टोन लाइक चीज़ बना देता है। बहुत सारे यूरिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, और इस एक्यूमुलेशन को ही हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन्स। जब यूरिक एसिड हमारे बॉडी से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है बॉडी में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या फिर इसको कहो जिसको हम लोग यूरिक एसिड के सॉल्ट्स या फिर ऑक्सैलेट सॉल्ट्स अगर ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक स्टोन लाइक चीज़ बना देता है, एक हार्ड चीज़ बना देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स। गॉट क्या होता है, गॉट क्या होता है कि ओल्ड पीपल में देखना, ओल्ड पीपल में ये काफ़ी देखा जाता है कि यूरिक एसिड जो है जब रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, वो क्या करता है, जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट कर जाता है। हो सकता है कि नी जॉइंट या फिर किसी भी जॉइंट में वो एक्यूमुलेट करने लगता है। कभी कभी हील्स में ओल्ड पीपल के हील्स में भी दर्द देता है। क्यों दर्द देता है, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन मतलब जम जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, accumulation of crystals of uric acid in between the joints के बीच में अगर यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन, ठीक है, यूरिक एसिड का जम जाता है in between the joints
ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गॉट। ठीक है, नेक्स्ट किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स में क्या होता है, किडनी स्टोन्स में अगर यूरिक एसिड और इट्स क्रिस्टल्स accumulates over time, over period of time, it results in the formation of hard stone like structures known as kidney stones. ठीक है, तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन अगर किडनी में हो रहा है तो इस चीज़ को हम लोग किडनी स्टोन्स कहते हैं। यही एक्यूमुलेशन, यही यूरिक एसिड अगर जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट कर रहा है या फिर जम जा रहा है तो इस चीज़ को हम लोग गॉट कहते हैं। ये दो डिजीजेज हैं जो यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारे बॉडी में डिजीजेस रिलेटेड टू डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी। अगर किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनिंग का मतलब किडनी अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो ये डिजीजेस हमको हो सकता है या प्रॉब्लम्स हमको हो सकते हैं। सबसे पहले हेमाचूरिया। हेमाचूरिया क्या हो गया, हेमोग्लोबिन, हीम वर्ड कहाँ से आया, हेमोग्लोबिन। अगर यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस रहा या प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन में अगर ब्लड देखने को मिला तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हेमाचूरिया। क्या होता है कि किडनी के डिसफंक्शनिंग की वजह से, किडनी अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पढ़े थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन छोड़ के मैक्सिमम चीज़ जितना भी प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ब्लड प्लाज्मा का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो निकल जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, अगर किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब ब्लड भी फिल्टर्ड होके बाहर निकल जा रहा है यूरिन के साथ। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाचूरिया। ये कब हो सकता है, अगर किडनी में किडनी स्टोन्स हो गए या फिर कोई अफेक्टेड है ट्यूमर से या फिर किडनी कैंसर से, तो उस टाइम किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे, उसके नेफ्रॉन्स अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहे, तो वो ब्लड को भी फिल्टर करके यूरिन के साथ निकाल देते हैं। तो कंडीशंस here, presence of blood seen in urine due to conditions। किस किस कंडीशंस में देखे जा सकते हैं ब्लड, सबसे पहला कैंसर। किडनी में अगर कैंसर हो गया तब देखा जा सकता, तब किडनी का नेफ्रॉन्स या किडनी के पार्ट डैमेज हो चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूमर। नेक्स्ट किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स में भी कभी कभी ब्लड यूरिन के साथ निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनूरिया। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन है। जैसे कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बता रहे थे, प्रोटीन एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता हमारे बॉडी से, क्योंकि प्रोटीन्स एक बिल्डिंग, जैसे कि हम लोग जूनियर सेक्शंस में पढ़े थे कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन अगर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहा है इसका मतलब है कि हमारे बॉडी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा। अगर प्रोटीन हमारे बॉडी से निकल जा रहा है तो हमारा बॉडी डिग्रेड कर जाएगा, टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। अगर यूरिन में प्रोटीन देखने को मिला, इफ प्रोटीन is excreted out
along with urine. इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको जो वर्ड है ये आ रहा है ग्लूकोज से, ग्लाइको वर्ड ग्लूकोज से आ रहा है, शुगर से। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज या फिर शुगर का प्रेजेंस पाया गया, अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज या शुगर पाए जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या होता है कि जनरली ये कहाँ पे देखा जा सकता है कि जो पेशेंट्स डायबिटीज़ मेलिटस से अफेक्टेड है, डायबिटीज़ मेलिटस जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं शुगर हो गया है, ओल्ड पीपल में ज़्यादातर ये देखा जाता है, उन लोग के यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस होता है, मतलब यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। अगर हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो किडनीज क्या करते हैं कि ग्लूकोज को निकालते जाते हैं, फिल्टर करते रहते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज या फिर शुगर एंड यूरिन में अगर ग्लूकोज या शुगर पाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे देखा जा सकता है? कॉमनली फाउंड इन पेशेंट्स विथ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। शुगर के टेक्निकल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। अगर यूरिन में शुगर या ग्लूकोज पाया जा रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट लास्ट बिलीरुबिनूरिया, ठीक है। बिलीरुबिन, अगर हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, अगर हमारे ब्लड में बाइल पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बिलीरुबिनूरिया, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स फाउंड इन यूरिन, ठीक है। ये कब ऐसा हो सकता है, कब देखा जा सकता है? ड्यूरिंग जॉन्डिस के टाइम देखा जा सकता है। दूसरा जॉन्डिस, फिर दूसरा एनीमिया। अगर किसी को कोई पेशेंट एनीमिक है, ठीक है, तो उनमें उनके यूरिन में भी बाइल पिगमेंट्स देखने को मिल सकता है। तो लेट्स रिवाइज। सबसे पहले हो गया हेमाचूरिया, जिसमें ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट हो गया एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स या फिर एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। नेक्स्ट हो गया ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज या शुगर इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। नेक्स्ट बिलीरुबिनूरिया, ये क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द यूरिन, ठीक। ये सारे डिजीजेस तभी होंगे जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है या डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी हो रहा है या फिर किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा चीज़ों को। नेक्स्ट आर्टिफिशियल किडनी या फिर हम लोग जिसको कहते हैं किडनी डायलिसिस। अगर जैसे हमारे बॉडी में पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, अगर एक किडनी भी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन कर सकता है, बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है, अच्छे से वो फिल्टर कर सकता है। किसी पेशेंट में दोनों किडनीज अगर खराब हो गए तो एक मशीन होता है, इसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी या फिर हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं जिसको। क्या होता है कि किडनीज दोनों खराब हो गए, हमारे बॉडी में वेस्ट तो एक्यूमुलेट हो रहा है, वेस्ट एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होता है कि बॉडी में यूरिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरिया क्या है? टॉक्सिक चीज़ है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जब यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, इसको हम लोग कहते हैं यूरेमिया, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरेमिया। ठीक है। अगर यूरिया का कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में, क्या करते हैं?
आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, दोनों किडनी खराब हो गए, दोनों किडनी का फेलियर हो गया, मतलब किडनी फेल हो गए। अब क्या किया जाता है कि हमारे बॉडी से या हमारे आर्म से, हमारे हाथ से, हमारे आर्म से एक आर्टरी को लिया जाता है, इस तरह से एक आर्टरी को लिया जाता है। आर्टरी से आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस मशीन होता क्या है, यहाँ पे एक ट्यूब जैसा रहता है, ये सेलोफेन पेपर का ट्यूब रहता है, सेलोफेन पेपर का। ये क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस प्रोवाइड करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब, सेलेक्टिवली मतलब किसी किसी चीज़ को ही सेलेक्ट करके वो परमिएबल मतलब परमिट करेगा, ठीक है, किसी किसी चीज़ को ही सेलेक्ट करके वो परमिट करेगा अंदर जाना। क्या होता है कि एक आर्टरी हम लोग पकड़ते हैं हाथ से, जैसे इस एनिमेशन में दिखाया गया है, यहाँ से लिए एक आर्टरी को, ठीक है। आर्टरी से क्या हुआ, सारा यूरिया आया, सारा यूरिया आ रहा है, ब्लड ये कर रहा है, ठीक है। ये सेलोफेन पेपर में, ये सेलोफेन पेपर का एक ट्यूब होता है, इसके अंदर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का हर एक कॉम्पोजिशन रहता है। ये इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा का हर एक कॉम्पोजिशन रहता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसमें क्या नहीं रहता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यूरिया यहाँ पे आते रहता है, जैसे जैसे यहाँ पे यूरिया आते रहता है, जैसे जैसे यहाँ पे यूरिया आते रहता है, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो है नहीं, बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, फट से यूरिया या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसमें ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, फिल्टर होते रहते हैं। ये क्या करते हैं, किडनी जैसा ही काम कर रहे हैं, फिल्टर कर ले सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, ये अपने में ले रहे हैं, ठीक है। फिर एक सूटेबल वेन पकड़ के वापस प्योर ब्लड को या फिर नॉन यूरिया ब्लड को हम लोग वापस से बॉडी में भेज देते हैं, जैसे इस एनिमेशन में देखा गया है। इस एनिमेशन में जैसे ये आर्टरी से ब्लड आया, इस सेलोफेन पेपर में या फिर इस डायलिसिस मशीन में फिल्टर हुआ सारा ब्लड, ठीक है। फिर दूसरा एक सूटेबल वेन पकड़ के उसके बॉडी में प्योर ब्लड भेज दिया गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले डायलिसिस मशीन में होता क्या है, ट्यूब लाइक होता है चीज़, इसमें सेलोफेन पेपर से ये वूंड रहता है, ठीक है, वाउंड रहता है। सेलोफेन पेपर क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस प्रोवाइड करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब किसी किसी चीज़ को ही वो सेलेक्ट करके छानेगा या फिर फिल्टर करेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक सूटेबल आर्टरी पकड़ते हैं, वो उस आर्टरी से जो ब्लड आते हैं सारे यूरिया को लेके आते हैं, इस डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट छोड़ के ब्लड प्लाज्मा का हर एक कॉम्पोजिशन होता है, ये ब्लड प्लाज्मा का हर एक कॉम्पोजिशन होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट को छोड़ के। तो क्या होता है कि ये इजीली, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है तो इजीली हायर लेवल से लोअर लेवल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर सकता है। मतलब यहाँ पे यूरिया या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट का ज़्यादा क्वांटिटी है तो ये यहाँ से यहाँ अच्छे से फ्लो कर सकता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो सारा क्या होता है, सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसमें फिल्टर्ड हो जाता है और फिर एक सूटेबल वेन पकड़ के उसको वापस बॉडी के पास भेज दिया जाता है। एक सूटेबल वेन पकड़ के बॉडी के पास प्योर ब्लड भेज दिया जाता है। इस तरह से ये आर्टरी आया, यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ, वापस एक वेन के थ्रू उसको भेज दिया गया है, ठीक है। हम आगे एंड ऑफ द लेक्चर में ये 10th ICC 10th CBSE के दोनों बच्चे देख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेक्चर देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।